जंगली की जगह वनवासी कह रहा है। तो आदिवासी हमेशा से जंगल में ही रहा है, वन में ही रहा है, तो वनवासी गाली कैसे हो गया? हम लोग उनको शहरवासी बोल रहे हैं क्या? कभी हम लोग को दानव कहा गया, कभी जो है कि आसुर, तो कभी गिरिजन, कभी जंगली, कभी वनवासी। तो हमें आदिवासी लोग हैं जिसको अपमानित करने के लिए इस देश के लोग हैं। तो खुद जो है कि धर्मांतरित हैं, तो सबसे पहले तो उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। इसमें असली नकली क्या है भाई? असली नकली क्या है? सारे आदिवासी, आप डीएनए रिपोर्ट पढ़े 2018, 19 और 24 का। पहले मैडम निशा उरांव को बोलिए, अपने बाप को समझाएं। आदिवासी मुद्दे पर और डिलिस्टिंग के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेंसन डुंगडुंग जी हैं, जो प्रखरता से अपनी बातों को रखते हैं। दादा, जिस तरीके से वनवासी कहा गया दिल्ली में, वो भी गृह मंत्री के द्वारा, क्या कहेंगे? आदिवासी समाज पर रोष है क्या? देखिए, हम आदिवासी भारत देश के प्रथम निवासियों के वंशज हैं। हमें वनवासी कहना देश के 12 करोड़ आदिवासियों के साथ घोर अपमान है। और इसी के विरोध में आप देख रहे हैं कि फिरायालाल में जो है पुतला दहन हो रहा है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग वनवासी नहीं हैं, क्योंकि वनवासी कहना एक तरह से गाली है। 1930 के दशक में आदिवासियों को जंगली कहा जाता था। अब हम लोगों को ये लोग जंगली की जगह वनवासी कह रहा है, तो एक तरह से हम लोगों को यह गाली देना है। इसीलिए हम लोग इसका प्रतिकार करने के लिए यहाँ पर। एक बात बताइए, आदिवासी हमेशा से जंगल में ही रहा है, वन में ही रहा है, तो वनवासी गाली कैसे हो गया? तो हम लोग उनको शहरवासी बोल रहे हैं क्या? नहीं ना बोल रहे हैं। हम लोग जब मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने 1930 के दशक में ही आदिवासी शब्द को स्थापित कर दिया देश में, और उन्होंने बार बार कहा हम आदिवासी हैं और हमारे लिए आदिवासी शब्द को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं चाहिए, तो क्यों ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये वनवासी शब्द थोपते हैं? और मैं आपको बताता हूँ, हिंदी डिक्शनरी में जितना खराब से खराब शब्द है उसको हमारे लिए उपयोग किया गया है इस देश में। इसीलिए हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं। कभी हम लोग को दानव कहा गया, कभी जो है कि आसुर, तो कभी गिरिजन, कभी जंगली, कभी वनवासी। तो हमें आदिवासी लोग हैं जिसको अपमानित करने के लिए इस देश के लोग हैं, क्योंकि अमित शाह खुद जो है कि इनके पुरखे विदेशी थे। इनके जितने लोग आज हम लोगों को वनवासी कहते हैं, इनके पुरखे मात्र 3500 साल पहले यूरेशिया से यहाँ आए थे, और हमारे पुरखे यहाँ 65,000 साल से रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 को कहा, जजमेंट देख लें, जस्टिस काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा, उन्होंने स्पष्ट निर्णय दिया और उसमें कहा है कि आदिवासी ही भारत देश के प्रथम निवासी, असली निवासी हैं, और बाकी 92% लोग जो है बाहर से आए हुए लोगों के वंशज हैं। और आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, अब अन्याय नहीं होना चाहिए बोल के उस जजमेंट में लिखा हुआ है। उसके बावजूद आरएसएस और बीजेपी के लोग विगत 75 वर्षों से हमारी आदिवासी पहचान को मिटाने के लिए हमारे ऊपर वनवासी थोप रहे हैं, और हमारा सरना अस्तित्व को मिटाने के लिए सरना को सनातन में समाहित करना चाहता है। इसी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। मोदी सरकार तो अभी मात्र 2014 में ही स्थापित हुई, उसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन अभी देखा जाए 2014 में, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 75 सालों से बीजेपी? आरएसएस का 100 साल हो गया ना। आरएसएस से ही बीजेपी निकली। पहले बीजेपी जनसंघ के रूप में थी, उससे पहले ये लोग कांग्रेस में थे। तो कहे कोई भी पार्टी में जो आरएसएस है, 100 साल पूरा हो गया। तो आरएसएस हमारी आदिवासी पहचान को, हमारा अस्तित्व को मिटाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है विगत 75 वर्षों से। और इसी का एक बड़ा अभियान आप देखिए, जो 24 तारीख को दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम के रूप में इन लोगों ने किया। तो समागम में डिलिस्टिंग का भी बात हो रही थी, तो डिलिस्टिंग क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? समागम में डिलिस्टिंग की बात नहीं हुई। इन लोगों ने आम आदिवासियों को धोखा दिया है। विगत 3 वर्षों से बोल रहे थे हम दिल्ली में 10 लाख जुटेंगे, 5 लाख जुटेंगे, डिलिस्टिंग कराएंगे। आप बता दीजिए, सुना दीजिए, कहाँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में एक शब्द डिलिस्टिंग का उपयोग किया? मंच में कहीं डिलिस्टिंग लिखा हुआ नहीं था। जब इन्होंने रैली किया, रैली का सारा बैनर्स पोस्टर देखिए, कहीं भी डिलिस्टिंग नहीं था, नारा कहीं भी नहीं था। बस छुटभैया नेताओं को जब मौका मिला था उन्होंने भाषण में डिलिस्टिंग किया, इतना ही किया। यह एक तरह से देश के आम आदिवासियों को धोखा देना है। आदिवासियों को दिल्ली ले जाया गया और वहाँ सिर्फ जो है कि अपना शक्ति दिखाया गया। कुल मिलाकर दिल्ली में जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम हुआ, या आदिवासियों को सनातन हिंदू बनाने का एक ही कार्यक्रम था, ताकि देश को कब्जा करे लोग, देश में आदिवासी अस्तित्व को बिना मिटाए भारत देश को लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। इसीलिए आदिवासियों को वर्ण और जाति व्यवस्था में ये लोग ठूसना चाहते हैं।
बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा कहा है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को छोड़ चुका है उसका पहचान होना चाहिए, वो आदिवासी नहीं है। बाबूलाल मरांडी खुद भी जो है कि सरना पूजा छोड़ के सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, वो खुद जो है कि धर्मांतरित हैं, तो सबसे पहले तो उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये जेबीएम में थे तब जो है वो सरना कर रहे थे, कह रहे थे आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन जैसे कुतुब मीनार पर चढ़े वहाँ से कूदे, बीजेपी में गिरे, उनका जो है कि दिमाग खराब हो गया, फिर से उनका पुराना वाला याददाश्त वापस आया। इसलिए सब अनर्गल बयान वो लोग देते रहते हैं, वरना ये तो झारखंड में सबसे अविश्वसनीय नेता है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता है। सरना सनातन एक की भी बात कही जा रही, सरना और सनातन दोनों एक ही है, क्योंकि बिना सरना के सनातन नहीं हो सकता, सनातन सरना नहीं हो सकता। ये सब फालतू आर्गुमेंट है, फालतू डिबेट है। मैं आपको बताता हूँ, सरना की उत्पत्ति अलग है, सनातन की उत्पत्ति अलग है। जब दोनों की उत्पत्ति अलग है तो ये कैसे हो सकता है? सनातन को ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मांड को बनाया बोलते हैं वो लोग, देवताओं को बनाया, इंसान को बनाया। इधर जो आदिवासी पूरा प्राकृतिक रूप से पैदा हुए, तो एक साथ कैसे होगा? सारा जो है कि नियम, नेक, दस्तूर सब देखिएगा, सब अलग अलग है। लेकिन जो भारत सरकार के अधिकारी हैं निशा उरांव, वो भी तो सनातन, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी हैं, एक अच्छे पद पे हैं। पहले मैडम निशा उरांव को बोलिए अपने बाप को समझाएं। पिताजी डॉक्टर रामेश्वर उरांव कहते हैं कि आदिवासी जो है कि सनातन हिंदू नहीं है, आदिवासी जो है कि आदिवासियों का धर्म सरना है। बेटी बोलती है सरना सनातन एक है। पहले ये दोनों अपना घर में फरिया ले, कौन सनातन है कौन सरना है, उसके बाद जो है कि भ्रम फैलाए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए लोग ये सब करता है। फाइनली बताइए, डिलिस्टिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डिलिस्टिंग अगर इसमें करना है तो लोकल कमेटी का 5 क्राइटेरिया में करें। जब लोकल कमेटी का 5 क्राइटेरिया में करेंगे ना, तो ये जो डिलिस्टिंग का जो मांग कर रहे हैं, सबसे पहले वो खुद डिलिस्ट हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं है। ये डिलिस्टिंग का सिफुगा आदिवासियों की जनसंख्या को कम करते हुए, आदिवासियों की लोकसभा सीट कम करने के लिए, विधानसभा सीट कम करने के लिए, नौकरी में आरक्षण कम करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करने और आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून, वन अधिकार कानून, CNT एक्ट है, ये सारे चीज़ों को खत्म करने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है यदि डिलिस्टिंग होता है तो जो असली जो उस हक के अधिकारी हैं, जिनको हक मिलना चाहिए, उनको हक मिलेगा, जो छीन रहे हैं उसको। इसमें असली नकली क्या है भाई? असली नकली क्या है? सारे आदिवासी, आप DNA रिपोर्ट पढ़े 2018, 19 और 24 का, वो बोलता है जिनके पुरखे शिकार करके जीते थे इस देश में, और जो है कि कंदमूल फल फूल चुन के जीते थे, खाते थे, उनके जितने भी वंशज हो सब आदिवासी हैं। यहाँ कोई असली और कोई नकली नहीं है। ये सब RSS का फैलाया हुआ, BJP का फैला हुआ भ्रम है। देखिए, गिलेक्सन डुंगडुंग जी ने कहा कि बस ये RSS BJP का एजेंडा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग किया जाए और डिलिस्टिंग के बाद जो है सीटों का बंटवारा हो, असली जो आदिवासी हैं उनको हक दिया जाए, ये BJP का कहना है और जो सरकार है उसका कहना है। लेकिन डुंगडुंग जी का साफ तौर पे कहना है कि ये सरासर एक भ्रम फैलाया जा रहा है।